क्वेश्चन में दिया हुआ है एलआर सर्किट और इसमें कैलकुलेट करना है डिफरेंट टाइम पे करंट। सबका आंसर आ गया। तो इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे इंडक्टर इन इन अ सर्किट। इंडक्टर इन ए सर्किट यानी कि ऐसा सर्किट जिसमें कि इंडक्टर हो। तो इस तरह के सर्किट को हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, जिसमें कि इंडक्टर और रजिस्टर ये दोनों हो, तो इसको बोलेंगे एलआर सर्किट। और इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे सीआर सर्किट, कैपेसिटर रेजिस्टेंस। उसमें भी सब कुछ वैसा ही था, केवल डिफरेंस यहाँ पर क्या हो गया है कि कैपेसिटर को रिप्लेस कर दिया है किससे, इंडक्टर से। कैपेसिटर की जगह पर आ गया है इंडक्टर। बाकी कॉन्सेप्ट सब ऑलमोस्ट उसी तरह का आ रहा है। तो जैसे कैपेसिटर में सीआर सर्किट में देखते थे कि टाइम कांस्टेंट सीआर सर्किट में क्या होता था। ठीक है, दोनों को साथ साथ लिखते चलते हैं कि अगर सर्किट में कैपेसिटर होता है, यहाँ पर इंडक्टर की जगह पर होता है कैपेसिटर, और यहाँ पर रहता सब कुछ वही है, बाकी सब कुछ सेम है। तो अगर सर्किट में कैपेसिटर होता है तो इसका टाइम कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, सीआर सर्किट, आरसी सर्किट। और टाइम कांस्टेंट कितना होता है, आर इंटू सी। टाइम कांस्टेंट होता है आर सी। और एल आर सर्किट में टाइम कांस्टेंट टाउ बराबर क्या होता है, एल बाई आर। टाइम कांस्टेंट एल बाई आर। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया कि इस एल आर सर्किट का टाइम कांस्टेंट कितना होगा। तो टाइम कांस्टेंट ऑफ द एल आर सर्किट, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे टाउ से, टाइम कांस्टेंट इक्वल्स टू इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस बाई रेजिस्टेंस, एल बाई आर। सबको ये फॉर्मूला याद हो गया, एल बाई आर। सेल्फ इंडक्टेंस कितना है सर्किट में, सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू 0.8 हेनरी, और रेजिस्टेंस ओम में 40 ओम। ये हो जाएगा कितना, 0.02 सेकेंड। हेनरी और ओम डिवाइड होके बन जाएगा क्या, हेनरी बाई ओम मिलके बन जाएगा सेकेंड, क्योंकि ये टाइम कांस्टेंट है। क्योंकि इसका यूनिट होता है सेकेंड में, टाइम का यूनिट होगा, तो टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड में, तो इसका वैल्यू आएगा सेकेंड में, पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन इसमें हम लोग निकालते थे जैसे चार्ज, कि आफ्टर जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, चार्ज ऑन द सर्किट कितना होता है, 0 होता है। सीआर सर्किट में जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच चार्ज 0। इसे पूछा गया जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच करंट कितना, तो करंट होता है 0। तो दूसरा क्वेश्चन है कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच करंट इन द सर्किट, मतलब आई का वैल्यू क्या होगा, तो आई का वैल्यू होगा 0। देख सकते हैं यहाँ, इससे क्या, इस रिजल्ट से क्या पता चल रहा है कि चार्ज की जगह कौन आ गया है, करंट आ गया है। इसमें चार्ज की बात करते हैं, इसमें करंट की बात करते हैं। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच चार्ज इसमें क्या होता है, 0। जिसका भी पिछला पूरा क्लास छूट गया इंडक्टर का, अगर उसको कैपेसिटर का सब कुछ याद है तो उसी से तुम समझ सकते हो, उसी से क्वेश्चन बना सकते हो। चार्ज यहाँ पर निकालते हैं चार्ज, तो चार्ज की जगह यहाँ पर निकालते हैं इसमें करंट। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच चार्ज कैपेसिटर पर कितना जमा होता है, 0। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच करंट इन द इंडक्टर आई का वैल्यू कितना होगा, 0। तो दूसरा क्वेश्चन यही था कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच चार्ज कितना, करंट कितना, 0। करंट इन द इंडक्टर कितना, 0। तीसरा क्वेश्चन, आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग द स्विच, आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग द स्विच चार्ज इस पे क्या हो जाता है, मैक्सिमम, मैक्सिमम होता है। आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग द स्विच इसमें करंट क्या हो जाता है, करंट हो जाता है मैक्सिमम।
आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टेडी स्टेट में चार्ज जीरो से बढ़ के हो जाता है मैक्सिमम, इसमें करंट जीरो से बढ़ के हो जाता है मैक्सिमम। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट कितना हो जाएगा, तो मैक्सिमम करंट हो जाएगा। मैक्सिमम करंट का वैल्यू क्या होगा, E/R। EMF E है बैटरी का और सर्किट में रेजिस्टेंस R है, तो ये हो जाएगा E/R। E/R, E का वैल्यू कितना है 200 वोल्ट बाई रेजिस्टेंस 40 ओम, ये आ जाए किसमें एम्पियर में, यानी कि 5 एम्पियर। नेक्स्ट इससे पूछा जाता है किसी टाइम टी पर चार्ज का वैल्यू क्या होता है। इससे पूछा जाए किसी टाइम टी पर करंट का वैल्यू क्या होगा, तो चार्ज का फॉर्मूला इसमें क्या था, Q बराबर मैक्सिमम चार्ज इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। उसी तरह से इसमें करंट का वैल्यू क्या हो किसी टाइम टी पर, तो I बराबर मैक्सिमम करंट इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, स्टेडी स्टेट पे आफ्टर टाइम टी, और स्टेडी स्टेट पे कब पूछा गया, थर्ड में स्टेडी स्टेट पूछा गया ना, थर्ड में पूछा गया है स्टेडी स्टेट मैक्सिमम करंट हो गया। फोर्थ में आफ्टर टाइम टी, तो आफ्टर टाइम टी करंट कितना हो जाएगा, तो करंट हो जाएगा मैक्सिमम करंट इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। सब वैल्यू पुट करेंगे, मैक्सिमम करंट कितना आया था, ये है मैक्सिमम करंट जो स्टेडी स्टेट में आएगा। तो मैक्सिमम करंट है 5 एम्पियर इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ का वैल्यू कितना आया है 0.02, पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एम्पियर इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ का वैल्यू 0.02, यानी कि 5 एम्पियर इंटू 1 माइनस ई के पावर 100/2 कितना हो जाए 50, तो ई के पावर -50 इंटू टी, ये हो गया आंसर। तो क्या सबको समझ में आया कि जिस तरह से हम लोग CR सर्किट में सब रिजल्ट लाए थे, CR सर्किट में सिमिलर रिजल्ट इससे मिल रहा है किसमें, LR सर्किट में। तो CR सर्किट और LR सर्किट दोनों सिमिलर है। कैपेसिटर में जहां पर हम लोग चार्जिंग देखते हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ग्रोथ ऑफ करंट देख रहे हैं। इसमें चार्ज बढ़ता है, इसमें करंट बढ़ता है। तो कैपेसिटर से इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं, कैपेसिटर की तरह ये भी काम कर रहा है। ये इसमें चार्ज बढ़ रहा है, इसमें करंट बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, इसको बोलते हैं इस घटना को ग्रोथ ऑफ करंट। तो बाकी सारा सब कुछ वही है, केवल चार्ज इसमें, तो उसमें उसके यहाँ पर क्या आ गया है करंट। टाइम कांस्टेंट इसमें है कितना RC, इसमें टाइम कांस्टेंट कितना है L/R। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर्मूला वाला सब बात था। फॉर्मूला सबको याद रखना है कि अगर LR सर्किट है, इंडक्टर रजिस्टर सर्किट, तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है L/R। किसी स्विच क्लोज करने के जस्ट बाद करंट कितना होता है 0, क्योंकि हम लोग इसके पीछे कारण देखे थे कि जितना करंट सेल सेंड करेगा उतना इंडक्टर अपोजिट में सेंड करके उसको खत्म कर देगा, कैंसिल आउट कर देगा। और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा करंट का बढ़ना इसमें बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि इंड्यूस्ड करंट समय के साथ साथ घटने लगता है। तो नेट करंट हो जाएगा बढ़ने लगेगा, और इनफाइनाइट टाइम पर, लॉन्ग टाइम पर इंड्यूस्ड करंट घट करके 0 हो जाएगा। तो नेट करंट के रूप में केवल मिल जाएगा मेन करंट जो सेल सेंड कर रहा है। तो सेल जो करंट भेजेगा वही केवल बचेगा, तो नेट करंट हो जाएगा मैक्सिमम। तो इसमें करंट 0 से बढ़ के पहुंचता है मैक्सिमम, इसमें चार्ज 0 से बढ़ के पहुंचता है मैक्सिमम। जिस तरह से ग्राफ प्लॉट किए थे, टाइम कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज किए थे, वो सारा कॉन्सेप्ट इसमें वैसा ही अडॉप्ट किया जा सकता है। बोलो कोई दिक्कत,
कोई भी क्वेश्चन अब अगर CR सर्किट अगर बढ़िया से रिवीजन कर लिए तो इसके लिए अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस एक दो चीज को रिप्लेस करना है। क्या क्या चीज की जगह पर? यहाँ पर ये 8 की जगह पर क्या रहेगा? तो कुछ भी रहेगा वैल्यू, ये इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस ना है, तो यहाँ पर वैल्यू कुछ भी रहे तो टाइम कांस्टेंट निकालेंगे तो जो वैल्यू रहेगा वो ना यहाँ पुट करेंगे। 2L रहेगा तो 2L पुट करेंगे, 3L रहेगा 3L पुट करेंगे। जैसे CR सर्किट में हम एक कैपेसिटर का थोड़े बताए थे, बहुत सारा कैपेसिटर बताए थे ना, तो वहां पर क्या यूज करते थे? C इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, इसलिए तो हम बोले कि कैपेसिटर कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज कर चुके हैं वो कॉन्सेप्ट इसमें उसी तरह से यूज करेंगे। अगर बहुत सारा रेजिस्टेंस है तो सारे रेजिस्टेंस को हटा करके एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे। बहुत सारा इंडक्टर है तो उसके यहाँ पर बहुत सारा इंडक्टर को रिप्लेस करेंगे एक सिंगल रेजिस्टेंस से। आगे फिर देखते हैं कि इसमें इंडक्टर किस तरह से कनेक्ट किया गया है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है कि पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, तो उसको अलग से बताएंगे। पहले पहले एक सिंपल कॉन्सेप्ट सब समझ में आ गया ना, तो मिटा दें। चलो एक ऐसा ही क्वेश्चन फिर सबको रिपीट करने के देना है, सेम क्वेश्चन, डाटा केवल चेंज होगा। टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, फिर उसके बाद ये सब वही है, 2 3 4 सेम। सबका आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन था टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। तो टाइम कांस्टेंट टाउ इक्वल्स टू क्या होता है? L/R। एल का वैल्यू कितना है? 1.5। रेजिस्टेंस कितना है? 50। तो कितना हो जाएगा? 0.03 सेकेंड। दूसरा, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच करंट इन द सर्किट क्या होता है? 0। तीसरा, आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ क्लोजिंग द स्विच करंट क्या हो जाता है? मैक्सिमम करंट होता है E/R, यानी 200 बाई कितना है रेजिस्टेंस? 50, तो 4 एम्पियर। फोर्थ में है आफ्टर टाइम T ऑफ क्लोजिंग द स्विच करंट कितना होगा? तो करंट होगा E/R इंटू 1 माइनस E के पावर -T/टाउ। तो E/R कितना आया है? 4 एम्पियर इंटू 1 माइनस E के पावर -T/0.03, यही आ गया। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, फाइंड करंट आफ्टर टाइम 0.03 सेकेंड ऑफ क्लोजिंग द स्विच। चलो जल्दी देखो अब इसको। आफ्टर टाइम टी का वैल्यू कितना दे दिया है? 0.03 सेकेंड। तो इस टाइम पर करंट कितना होगा? फोर इंटू 1, 4 इंटू 0.63। याद होगा कैपेसिटर में कि एक टाइम कांस्टेंट में चार्ज कितना परसेंट बढ़ जाता है? मैक्सिमम का हो जाता है 63%। एक टाइम कांस्टेंट में 63% चार्जिंग हो जाता है कैपेसिटर का। यहाँ पर करंट कितना परसेंट पहुंच जाएगा मैक्सिमम का? 63% तक। नहीं तो फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। रिजल्ट याद है तो रिजल्ट डायरेक्ट यूज करो। आई का वैल्यू क्या होता है? जब टाइम का वैल्यू होता है एक टाइम कांस्टेंट, यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है? टाइम कांस्टेंट के बराबर है। तो एक टाइम कांस्टेंट में कोई चीज बढ़ता है तो 63% बढ़ता है, घटता है तो 63% घटता है। यहाँ पर करंट 0 से 63% पहुंच जाएगा मैक्सिमम का।
ये हो जाएगा 0.63 इंटू मैक्सिमम करंट। तो 0.63 इंटू मैक्सिमम करंट कितना है 4 एम्पियर। एक टाइम कांस्टेंट में याद रखना है, एक टाइम कांस्टेंट पे चार्ज हो जाता है मैक्सिमम का 63%, यहाँ पर करंट हो जाता है मैक्सिमम का 63%। नहीं तो फॉर्मूला से चल के देखो, फॉर्मूला से देखेंगे तो क्या है फॉर्मूला का वैल्यू, एक टाइम कांस्टेंट में करंट कितना हो जाएगा, तो टाइम का वैल्यू जब टाउ होगा तो करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट इक्वल्स टू है ई बाई आर इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, यही ना है। और इसमें टी का वैल्यू टाउ पुट करो, ये हो जाएगा ई बाई आर इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी का वैल्यू टाउ पुट कर दो, टाउ बाई टाउ कितना हो जाएगा -1, -1 और ई के पावर -1 बराबर क्या कितना होता है 1 बाई ई बराबर कितना होता है 0.37। ये हो जाएगा ई बाई आर इंटू 1 माइनस 0.37 कितना हो जाएगा 0.63, यानी कि एक टाइम कांस्टेंट में करंट हो जाएगा मैक्सिमम का 63%। in one time constant in one time constant current becomes 63% of the maximum current। एक टाइम कांस्टेंट में करंट हो जाता है मैक्सिमम का 63%। तो अब इसमें अब तो सबको समझ में आ चुका होगा कि अब इसमें कुछ भी पढ़ेंगे तो सब रिपीट हो रहा है, कैपेसिटर वाला सब कुछ रिपीट होगा। ग्राफ कैसा आएगा वैसा ही जैसा कि कैपेसिटर में आया था। किसी टाइम पर करंट पता है, करंट पता है तो इससे हम लोग पावर निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस कितना पावर लॉस हो रहा है ये निकाल सकते हैं, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हुआ ये निकाल सकते हैं, इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ ये निकाल सकते हैं। जैसे कैपेसिटर में होता है एनर्जी स्टोर, याद है ना, एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या था हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर, और एक और फॉर्मूला था ना क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्यू स्क्वायर बाई 2c या हाफ सी वी स्क्वायर। यहाँ भी एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला उसी तरह से आएगा। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है किस कहाँ पे होता है, किस रीजन में होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होता है इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर इंडक्टर यानी कॉइल में एनर्जी स्टोर होता है कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड में, इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए अलग से हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, किसी इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होता है वो डिपेंड करता है करंट पे, करंट पे। और अभी तक सबको आइडिया लग गया हो कि कैपेसिटर में जो सी का रोल था कैपेसिटेंस का, उसके जगह पर कौन आ रहा है, इंडक्टर आ रहा है। चार्ज के जगह पर कौन आ रहा है, करंट आ रहा है। तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या था हाफ सी वी स्क्वायर। तो इसमें एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या आना चाहिए, हाफ, और सी की जगह पर आ जाएगा एल, और वोल्टेज जगह पर क्या आ जाएगा आई, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। पूरा नहीं रिलेट करना है, जितना से काम चल जाए। हो गया ना।
चलो जल्दी 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 बनाओ, सब केवल बेसिक छोटा छोटा फॉर्मूला दिया जा रहा है। करंट का फॉर्मूला जानते हैं? करंट का फॉर्मूला किस समय पूछा गया है? टाइम टी पर पूछा गया है। टाइम टी पर करंट का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? E/R 1 - e⁻t/-t/टाउ। ठीक है, करंट निकल गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? V = IR। आई का वैल्यू जो जानते हैं वो पुट करेंगे। आई का जो वैल्यू आया है टाइम टी पर वो पुट करेंगे, I × R। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, उसके लिए फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? LdI/dt। LdI/dt। इंडक्टर में करंट अगर दिया हुआ है तो उससे उसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, उसके लिए फॉर्मूला है LdI/dt। आई का वैल्यू जानते हैं, आई को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा DI/dt। DI/dt। पावर लॉस का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? पावर लॉस थ्रू रजिस्टर कितना होता है? I²R। पावर लॉस का फॉर्मूला होता है I²R या V²/R। यहाँ पर हमको करंट पता है तो I²/R। पावर लॉस, पावर लॉस थ्रू रजिस्टर का फॉर्मूला निकालना है। तो पावर के लिए करंट चाहिए, करंट पता चल गया है I, तो पावर लॉस हो जाएगा I² × R। I² × R। और लास्ट वाला खुद से सोचना है कि पावर लॉस थ्रू इंडक्टर क्या होगा। सब सभी चीज निकालना है टाइम टी पर। अब देखो इसमें हम कोई भी वैल्यू पुट नहीं किए हैं। ई का वैल्यू ये है, रेजिस्टेंस का वैल्यू ये है, इंडक्टेंस का वैल्यू ये है, कोई वैल्यू नहीं पुट किया, मतलब इन जनरल एक फॉर्मूला हम लोग निकाल रहे हैं। तो इस तरह के सर्किट में स्विच क्लोज करने के आफ्टर टाइम टी पहले क्या निकालने के लिए बोला गया है? करंट। तो करंट का वैल्यू क्या होता है लिख लेते हैं। करंट आफ्टर टाइम टी कितना होता है? I = होता है E/R × 1 - e⁻t/टाउ। ये होता है ना, कोई दिक्कत नहीं। यही पूछा गया कि आफ्टर टाइम टी कितना करंट होगा, तो टी टाइम पर करंट का फॉर्मूला होता है E/R 1 - e⁻t/टाउ। दूसरा, अब करंट निकल गया, इससे बहुत सारा चीज पूछा जा सकता है। करंट निकल गया किसी टाइम टी पर, इसमें करंट है I, करंट इसमें फ्लो कर रहा है I, यानी रेजिस्टेंस से कितना करंट जा रहा है? रेजिस्टेंस भी करंट जा रहा है सेम I। इससे कितना करंट जा रहा है? इससे भी करंट जा रहा है I। तो अब पूछा गया है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। क्या पूछा गया था दूसरा में? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर VR। चलो अब ध्यान से देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर तो क्या होता है? रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V = I × R। I × R। आई का वैल्यू दिया हुआ है, आई का वैल्यू है E/R × इतना, ये हो गया आई का वैल्यू, पुट कर दो 1 - e⁻t/टाउ। ये पूरा आई का वैल्यू है। I × R, आर आर कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया वैल्यू कितना? आ गया E × 1 - e⁻t/टाउ। तो देख सकते हैं कि वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस में वोल्टेज भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ना। जिस तरह से करंट बढ़ेगा उस तरह से इसमें वोल्टेज ही बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस में वोल्टेज किस पे डिपेंड करता है? करंट पे डिपेंड करता है। वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू क्या है? करंट। रेजिस्टेंस के लिए होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर प्रोपोर्शनल टू करंट।
और वहीं से होता है V बराबर सम कांस्टेंट इंटू आई, V बराबर आई आर। तो जितना अधिक करंट होगा उसी के अनुसार वोल्टेज बढ़ेगा, आई का फॉर्मूला जानते हैं। तो उसी तरह से वोल्टेज भी बढ़ रहा है, देखो सिमिलर पैटर्न आया है, ये भी करंट की तरह ही बढ़ेगा। पूछा जा सकता था कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर स्टार्टिंग में कितना होगा, तो स्टार्टिंग में करंट कितना होता है 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0। इस तरह से 0 से करंट बढ़ने लगेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। और स्टेडी स्टेट में कितना हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस कितना हो जाएगा। तो इनफाइनाइट टाइम पे जब टी का वैल्यू पुट कर दो, इनफाइनाइट टी बराबर इनफाइनाइट, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर बराबर होगा, इनफाइनाइट टाइम पे करंट कितना हो जाता है, इनफाइनाइट टाइम पे करंट हो जाता है ई बाई आर और इंटू आई इंटू आर, ये कितना हो गया, ई हो गया। अब तुम इससे अंदाज लगा सकते हो कि जो बैटरी का वोल्टेज है, मान लो 20 वोल्ट का बैटरी है, स्टेडी स्टेट में आ चुका है, तो पूरा का पूरा वोल्टेज किसको मिल जा रहा है, रेजिस्टेंस को। और जो इंडक्टर है उसको कितना वोल्टेज मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मतलब जो एक वायर बना हुआ है, ये तो बताए ही थे कि स्टेडी स्टेट में रेजिस्टेंस, ये इंडक्टर क्या बन जाता है, जस्ट एक वायर बनता है, रेजिस्टेंस लेस वायर, 0 रेजिस्टेंस वायर। यानी कि उसको कोई भी बैटरी लगा दोगे तो उसको वोल्टेज नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा वोल्टेज इसका किसको मिल गया, रेजिस्टेंस को। 20 वोल्ट लगाए तो सोचो यहाँ पर अगर तुम 20 वोल्ट का सेल लगाए हो तो शुरू में इसको वोल्टेज कितना मिला है 0, 20 तो मिलना है, पूरे सर्किट में सबको बंटना है, तो स्टार्टिंग में 0 मिला है तो इसको कितना मिला है 20 मिला है। फिर कुछ समय के बाद इसका वैल्यू 0 से मान लो बढ़ के हो गया 5, तो इसको 20 से घट के कितना मिलेगा 15, क्योंकि इन दोनों का सम बैटरी के वोल्टेज के बराबर होगा। कुछ समय के बाद इसका इसका वोल्टेज बढ़ के हो गया 10, तो इसका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका बढ़ के हो गया 15, तो इसका कितना होगा 5। इसका हो जाएगा 20, तो इसका कितना हो जाएगा 0। ये सब चीज़ तो जनरल तरीके से सोच सकते हैं, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया तीसरा। तीसरा में क्या पूछा गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, यही ना पूछा गया VL। ये तो बिना कोई कैलकुलेशन के बता सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का कितना है, बैटरी का वोल्टेज E है, E में से रेजिस्टेंस को कितना मिल गया, E में से रेजिस्टेंस को ये मिला, टी टाइम पर पूछ रहे हैं, टी टाइम पर पोटेंशियल डिफरेंस इंडक्टर कितना मिला, तो टी टाइम पर रेजिस्टेंस को इतना मिल चुका है, रेजिस्टेंस को इतना मिल चुका है, बैटरी का वोल्टेज में से इतना इसको मिला, तो इंडक्टर कितना मिला E माइनस, ये पूरा कर दो, E माइनस करते हैं VR। या फिर ऐसे सोचो, तुमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस ना, इंडक्टर क्रॉस अक्रॉस निकालना है, एक पॉइंट से चल के दूसरे पॉइंट तक पहुंचना है। तो अगर इधर से चल के पहुंचेंगे तो क्या लिखेंगे, LdI/dt, यही ना लिखेंगे। अगर एक पॉइंट से चलेंगे, यहाँ से चल के यहाँ तक पहुंचेंगे, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर कितना हो जाएगा LdI/dt। अब इस पॉइंट से यहाँ तक पहुंचने का एक रास्ता इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से चलेंगे तो क्या लिखेंगे -IR, यहाँ से चल रहे हैं करंट के अपोजिट, -IR प्लस क्या मिला प्लस E, वहीं तक पहुंच गए। ये भी ऐसे भी लिख सकते थे, तो ऐसे भी लिख सकते थे कि LdI/dt, या फिर लिख सकते हैं -IR प्लस E, जो तुमको अच्छा लगे उससे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम ये नहीं लिख करके दूसरा लिख देते हैं, कौन सा LdI/dt लिख देते हैं, ये जनरल फॉर्मूला है, लिख देते हैं LdI/dt, ऐसे लिख दो। तो L और dI/dt का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे डिफ्रेंशिएट करके, तो dI/dt कितना हो जाएगा E/R कांस्टेंट रह जाएगा, E/R कांस्टेंट रह गया। अब 1 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 0, 0 माइनस, अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा E के पावर -t/τ और इंटू क्या होगा -1/τ। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाओ, LE/R कांस्टेंट है बाहर में, माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे में क्या बचा है टाउ मतलब क्या होता है L/R, और इंटू E के पावर क्या बचा -t/τ। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा
एल बाई आर होता है टाउ, तो टाउ टाउ कट के यहाँ बचेगा एल ई के पावर माइनस टी बाई टाउ, ई बाई आर बचेगा ना, ई बचेगा, ई ई के पावर माइनस टी बाई टाउ। और उस मेथड से भी निकालते तो भी इससे भी तुम्हारा आंसर वही आता। ये हो गया। अब पूछा गया था नेक्स्ट में पूछा गया फोर्थ में, पावर लॉस थ्रू रजिस्टर, पावर लॉस थ्रू रजिस्टर, रेजिस्टेंस से पावर लॉस का क्या फॉर्मूला है, आई स्क्वायर आर। तो पावर लॉस का फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। आई का वैल्यू जो है वो पुट करो फॉर्मूला वाला, फॉर्मूला वाला वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पावर लॉस थ्रू, क्या फैन बंद करना है, सबसे साइड वाला ऊपर, नहीं नहीं ठीक है नीचे। पावर लॉस थ्रू इंडक्टर, इसका आंसर बता सकता है, पावर लॉस थ्रू इंडक्टर का कोई बताओ रिजल्ट। कैपेसिटर से पावर लॉस क्या क्या फॉर्मूला था, हाफ सी वी स्क्वायर, तो एनर्जी स्टोर का था, आई स्क्वायर, आर आर होता है, टी नहीं, वो तो एनर्जी का हो गया है। आई स्क्वायर आर होता है रेजिस्टेंस से। सर्किट में क्या क्या चीज है, बैटरी कैपेसिटर रजिस्टर इंडक्टर। तुम लोग क्या है बात करता है जी बीच में, सब आज देखते हैं कि जब नहीं पढ़ने आता है ना वो खाली बातें करता है, इधर उधर रहता है। आज का पढ़ाई ऐसा हो रहा है कि कोई भी ध्यान सुनेगा सब उसका पीछे का भी कवर हो जाएगा, तो पढ़ ही नहीं रहा है, बात करने में ऐसा बिजी है कि। तो कैपेसिटर से पावर लॉस पूछा गया, पावर लॉस किस किस से होता है, पहले तो सोचो सर्किट में क्या क्या चीज होता है। तो एक हम लोग जानते हैं सेल होता है, सेल पावर लॉस कराता है, वो पावर डिलीवर करता है, पावर देता है। सेल का काम है पावर देना, एनर्जी सप्लाई करना। फिर बच गया कैपेसिटर, कैपेसिटर क्या पावर उसमें लॉस होता है, कैपेसिटर में पावर लॉस नहीं होता, उसमें तो एनर्जी स्टोर होता है, स्टोर करता है। पावर लॉस केवल होता है किससे, रेजिस्टेंस से, केवल होता है रेजिस्टेंस से। पावर लॉस का फॉर्मूला क्या पढ़े हो, आई स्क्वायर आर, तो उसमें रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो पावर लॉस केवल होता है रेजिस्टेंस से, जो भी लॉस होगा वो इससे होगा। तो पावर लॉस थ्रू रेजिस्टेंस निकाल चुके, आई स्क्वायर आर। अब पूछा गया पावर लॉस थ्रू कैपेसिटर, तो जीरो। पावर लॉस थ्रू इंडक्टर, तो जीरो। इंडक्टर से पावर लॉस नहीं होता है। तो फिफ्थ का आंसर क्या लिखेंगे, पावर लॉस थ्रू इंडक्टर जीरो, पावर लॉस थ्रू इंडक्टर जीरो। ध्यान रखना है कि इंडक्टर और कैपेसिटर का काम है एनर्जी को स्टोर करना, ये केवल एनर्जी स्टोर करे, कभी इससे पावर लॉस नहीं होगा। पावर लॉस होने के लिए रेजिस्टेंस चाहिए सर्किट में, तो रेजिस्टेंस से ही केवल पावर लॉस होगा। तो देखो कि जितना भी कैलकुलेशन किए थे कैपेसिटर रजिस्टर सर्किट में, सीआर सर्किट में, उसी तरह का सब कुछ इसमें क्वेश्चन बन सकता है। ग्राफ प्लॉट करने वाला से लेकर के पावर एनर्जी, ये सारे का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें और उसमें कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। जो जो कैलकुलेशन कैपेसिटर में किए थे एक बार उसको रिवाइज कर लो, तो इसका भी सवाल सब उसी तरह से बना सकते हैं। अब कैपेसिटर में चार्जिंग के बाद क्या आया था, डिस्चार्जिंग आया था। डिस्चार्जिंग में क्या हम लोग करते थे कि कैपेसिटर को पहले बैटरी से चार्ज कर दिए, कैपेसिटर चार्ज हो गया। तो डिस्चार्जिंग में हम लोग ये काम करते हैं कि कैपेसिटर को पहले बैटरी से चार्ज करके इस पे चार्ज जमा करा दिए क्यू, या क्यू नॉट बोल दिए उसको। अब तुम दोनों में भी रोक लगा हुआ है, कितना एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, हाँ अच्छा वो बचा हुआ था। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, सिक्स ना, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, तो इसके लिए बताए थे ना, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। तो हाफ एल और आई का क्या फॉर्मूला आया था, वो वैल्यू पुट करो। आई का वैल्यू है ई बाई आर इंटू 1 माइनस ई के पावर माइनस टी बाई टाउ,
ये आई का वैल्यू है, आई का स्क्वायर हाफ एल आई स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला याद रखना है। एनर्जी स्टोर्ड इंडक्टर में फॉर्मूला याद रखना है, क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। बोर्ड एग्जाम में एक लाइन में पूछा जाएगा कि राइट एनर्जी फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, याद रखना है केवल हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। आई का वैल्यू पुट कर दो। अब यही पूछा जाए किसी टाइम टी पर, तो उस टाइम पे करंट का वैल्यू जो आएगा वो पुट करते जाओ। तो चलो अब देखते हैं कि कैपेसिटर में चार्जिंग के बाद हुआ था डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग में क्या किए थे, डिस्चार्जिंग में क्या करते थे, डिस्चार्जिंग में हम लोग, ये नोट कर लिए सबको, ये